डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कूलाम्स लॉ की, कूलाम का नियम। तो सबसे पहली बात तो स्थिर वैद्युतिकी में जो कूलाम का नियम है वो कब लागू होता है और किसके मध्य लागू होता है। तो कूलाम का जो नियम है वो केवल और केवल स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। पहली बात, कूलाम का जो नियम है वो केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है। ठीक है साहब। दूसरी बात कि यहाँ जो आवेश होगा वो कैसा होगा, बिंदुवत होगा। अब यहाँ बिंदुवत आवेश से क्या तात्पर्य है। जैसे हम बात करें कि कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और एक आदमी बहुत अत्यधिक दूरी पर खड़ा हुआ है, तो इस आदमी को वो आदमी कैसा दिखेगा, छोटा प्रतीत होगा। और इस आदमी को भी ये आदमी कैसा प्रतीत होगा, छोटा प्रतीत होगा। क्या वास्तव में इनकी आकृति छोटी थी? नहीं। किसके कारण देखे छोटे? एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर होने के कारण। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर दोनों आवेश 100 की विमा मतलब यह आकार कि दोनों आवेशों की विमा अगर इस दूरी की तुलना में बहुत कम हो, मतलब दूरी ज़्यादा हो आकार कम हो, तो ये दोनों एक दूसरे को बिंदुवत नजर आएंगे, छोटे नजर आएंगे। इसका मतलब बिंदु आवेश की परिभाषा क्या हुई कि यदि दो आवेशित पिंडों की विमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हैं, बहुत कम हैं, तो उन दोनों आवेशों को हम क्या कहेंगे, बिंदु आवेश कहेंगे। तो कूलाम्स लॉ की हम बात करें तो कूलाम्स लॉ है क्या। तो इस नियम के अनुसार कूलाम ने दिया था, तो कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत। अब जब मैंने बिंदुवत कह दिया तो बिंदुवत का मतलब है ये दोनों आर दूरी पर रखे हुए हैं। यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि दोनों आर दूरी पर हैं। जब मैंने बिंदुवत बोल दिया तो इसका मतलब ही क्या है कि ये दोनों आर दूरी पर हैं। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, अब यहाँ जो बल है अगर दोनों सजाती हैं, मतलब ये प्लस का ये भी प्लस का, तो प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों विजाती हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, तो दोनों के मध्य बल आकर्षण लगेगा। तो लगने वाला जो कूलाम बल है, अब कूलाम बल की जो प्रकृति है वो दोनों ही है, आकर्षण भी है और प्रतिकर्षण भी है। उन दोनों आवेशों के यानी इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। परिमाण का मतलब है कि अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो इस माइनस को भी हम प्लस ही लेके चलेंगे, अदिश रूप मानेंगे। ठीक है साहब। तो Q1 प्लस है, Q2 माइनस है, तो हम लिखेंगे Q1 भी प्लस का और Q2 भी प्लस का, यानी दोनों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी यानी R के बीच जो दूरी है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब F समानुपाती 1/r²। इन दोनों समीकरणों से हमें पता चल रहा है कि F जो है वो समानुपाती तो Q1 Q2 बटे r²। और जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है और वो हमने मान लिया बराबर लगा के एक नियतांक Q1 Q2 बटे r²। समीकरण 3 दे दिया जहाँ के एक समानुपाती स्थिरांक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कूलाम बल की। तो ये समानुपाती स्थिरांक कहलाता है कूलाम बल नियतांक। तो यहाँ से अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूं तो K बराबर क्या आया अपना, F r² को इधर ले गए, r² बटे Q1 Q2 का क्या लग गया, भाग। तो इसकी मात्रक देख लें K का, तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर और स्क्वायर लग रहा है तो मीटर स्क्वायर। Q1 का मात्रक कूलाम, Q2 का मात्रक कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। इसका मतलब K का मात्रक आ गया
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। आगे चलते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी में इस के का जो मान होता है, वो तो हमने मात्रक बात की थी, मान जो होता है वो होता है 1/4πε। मान होता है 1/4πε। और यहाँ जो एप्सिलॉन है ये कहलाती है निरपेक्ष विद्युतशीलता। ध्यान रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस निरपेक्ष विद्युतशीलता का मतलब है कि ये जो एप्सिलॉन है वो किसी माध्यम की विद्युतशीलता है। माध्यम जैसे पानी हो सकता है, सोना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की विद्युतशीलता है, जिसे मैं निरपेक्ष विद्युतशीलता कह रहा हूं। अब यहाँ विद्युतशीलता का मतलब होता है विद्युत वहन करने की क्षमता। तो यहाँ एप्सिलॉन के बारे में हम बात करें विस्तार से थोड़ा सा, तो नोट लगा के बात करते हैं कि यदि माध्यम कैसा है, निर्वात, मतलब जहाँ कोई वायु नहीं है या फिर वायु भी हो, तो उस स्थिति में ये एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन 0 से व्यक्त करते हैं। अगर माध्यम निर्वात है तो इस एप्सिलॉन को मैं एप्सिलॉन 0 से व्यक्त करूंगा। अब इस एप्सिलॉन 0 का अगर मैं इधर भाग लगा दूं तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये अनुपात ही कहलाता है एप्सिलॉन आर। मतलब माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। और इस एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं परावैद्युतांक। क्या कहेंगे? परावैद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक का मतलब होता है किन्हीं दो विद्युतशीलताओं का अनुपात, ये कहलाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो इस वाले फॉर्मूले से अगर एप्सिलॉन 0 का मैं गुणा इसमें कर दूं तो निरपेक्ष विद्युतशीलता आ जाएगी अपनी एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन 0। ध्यान रहे, वो एप्सिलॉन आर का मान दे सकता है और एप्सिलॉन का मान पूछ सकता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर काम में लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू देख लेते हैं। तो ये एप्सिलॉन आर जो होता है वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। इसका मतलब एप्सिलॉन आर जो है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे अगर माध्यम निर्वात है, तो मैंने पहले ही बोला था यहाँ निर्वात, तो निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। अगर मान चलो दोनों आवेशों के मध्य माध्यम सोना भर दिया जाए या कोई धातु भर दी जाए दोनों के मध्य, तो एप्सिलॉन आर का जो मान रहेगा वो अनंत रहेगा। अगर माध्यम धातु जैसे सोना चांदी वगैरह कुछ भी भरते हैं तो एप्सिलॉन आर कितना रहेगा, अनंत रहेगा। तथा अन्य सभी माध्यम जैसे पानी है, कांच है वगैरह वगैरह, तो इन दोनों के अलावा जो भी अन्य माध्यम होगा उसके लिए एप्सिलॉन आर का मान सबसे कम तो 1 हो गया, सबसे ज़्यादा अनंत हो गया। तो अन्य सभी के लिए क्या आएगा, 1 से तो ज़्यादा रहेगा और अनंत से कम रहेगा। तो इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू जब मैं के मान में रखता हूँ तो के का मान था अपना 1/4 एप्सिलॉन और एप्सिलॉन का मान था एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर। ये मान रख दिया। तो अब मैं कह रहा हूँ कि यदि आवेशों के मध्य माध्यम निर्वात या वायु है, तो मैं पता है निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से के का मान कितना आया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और यहाँ पाई जो है वो कांस्टेंट राशि है, 4 भी कांस्टेंट राशि है। पाई का मान जो होता है वो 22/7 या 3.14 होता है। और एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है ये भी कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/36 पाई गुणा 10⁹। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला मान याद रखेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में हमें दिक्कत आती है, इसलिए मैं ये वाला मान याद रखूँगा। वैसे पूछा जाता है तो जब मैं 36 पाई गुणा 10⁹ का इस 1 में भाग लगाता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आती निकल के 8.85 गुणा 10⁻12।
अब चूंकि के का जो मात्रक था हमने पहले पढ़ा था, तो वो कितना था, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। अब देखो 4 पाई का कोई मात्रक है ही नहीं, एप्सिलॉन आर का भी कोई मात्रक नहीं होता, क्यों, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, तो ये भी मात्रकहीन है। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, एप्सिलॉन जीरो के इधर ले जाऊँ, के को इधर ले आऊँ, तो इसका मतलब के का उल्टा होगा एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, और वो कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो अब मैं इस एप्सिलॉन नॉट का मान इस वाले समीकरण में रखूं, तो ये वैल्यू आएगी के बराबर 1/4 पाई गुणा 1/36 पाई गुणा 10⁻9। पाई से पाई गया, 4 से 4 नाम 36, और 9 गुणा 10⁻9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, के का मात्रक। ये होता है एम की इस पद्धति में, क्यों, न्यूटन मीटर ये सब किस में है, एम की इस पद्धति में मान। अब मैं पूछूं कि के का मान सीजीएस पद्धति में कितना होता है, तो वो निकालें, तो सीजीएस में बदलें इस वाले पूरे मात्रक को, तो बाकी वैल्यू सेम चलेगी। तो देखें, तो के बराबर 9 गुणा 10⁻9। अब एम के एस में न्यूटन होता है, तो सीजीएस में क्या होता है, डाइन, और 1 न्यूटन में कितने डाइन, 10⁻5 डाइन, मैंने गुणा कर दिया, 10⁻5 डाइन, इसके स्थान पर रख दिया। अब बात करें मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, मतलब 10⁻2, तो स्क्वायर करूँगा तो 10⁻4, ये भी गुणा कर दिया। अब कूलाम है, तो कूलाम, 1 कूलाम में, ये तो एम केस में, और सीजीएस में क्या होगा, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। तो 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, वो होते हैं 3 गुणा 10⁻9, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके थे, और स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। देखें आगे नेक्स्ट, 9 गुणा 10⁻9, और 10 की घात आधार समान, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 9 बटे 9, और 10⁻9 गुणा 10⁻9 2 बार होगा। देखो सारी वैल्यूज कैंसिल हो गई, कितना बचा, 1। तो बहुत इम्पोर्टेंट कि सीजीएस पद्धति में जब माध्यम कैसा हो, निर्वात हो, तो उस स्थिति में के का मान 1 होता है, ध्यान रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। तो इस के का जो मान है कितना था, 1/4 था, और इस के का मान मैं बल्क वाली फॉर्मूले में रखूं, तो अपने पास बल आ जाएगा, एफ बराबर था के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन रख दिया, और एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर, ये भी मान रख दिया। तो मीडियम के लिए अगर बात करूं, तो एफ एम बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखें यहाँ, यदि माध्यम निर्वात है, तो उस स्थिति में एफ नॉट आएगा, मतलब निर्वात में लगने वाला बल, तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन आर के स्थान पर कितना रख देंगे, 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। समीकरण ए में समीकरण बी का भाग लगा दूं, तो LHS में LHS का और RHS में RHS का, तो ये आएगा एफ एम बटे F0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम, कैंसिल आउट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो क्या बच गया, 1/एप्सिलॉन आर। तो ये आ गया एफ एम बटे F0 बराबर 1/एप्सिलॉन आर। तो यहाँ से एफ नॉट का इधर गुणा कर दिया, इसका इधर कर दिया, तो एफ नॉट बराबर आ गया एप्सिलॉन आर इंटू एफ एम, या एफ एम बराबर आ जाएगा, इसका इसमें भाग लगा दूंगा, F0 बटे एप्सिलॉन आर। तो इस समीकरण को देखो, सी को, अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि निर्वात के लिए तो 1 होता है इसका मान, लेकिन अन्य वस्तुओं के लिए, अन्य माध्यम के लिए क्या होगा, एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज़्यादा होता है। अब 1 से ज़्यादा वैल्यू है, तो यहाँ से देखो समीकरण सी से, जब एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज़्यादा है, जैसे मैंने एफ एम का मान माना 2 और एप्सिलॉन आर का मान लिया मैंने 1 से ज़्यादा है तो 3 मान लिया, मान के चलो, तो F0 का मान कितना आ गया, 3 दूनी 6, तो कौन ज़्यादा, 6 ग्रेटर देन होगा 2 से। देखो FM से ज़्यादा है 6 का मान, तो इसका मतलब है
कि यदि किन्हीं दो आवेशों को जो निर्वात में रखे हुए हैं, तो निर्वात में इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल होगा कौन, F0, अगर इनके मध्य कोई माध्यम रख दिया, जैसे दोनों को जल में रख दिया उठा के, तो अब दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होगा Fm, वो पहले की तुलना में कम लगेगा। मतलब निर्वात में जो बल लगेगा वो ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, किसी माध्यम में लगने वाले बल की तुलना में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।